मॉडल स्टूडेंट्स प्रीवियसली हमने ओपेरेंट कंडीशनिंग को पढ़ रहे थे। आई थिंक हमने डिस्कस तो कर लिया था, बट एसटीबी की पॉइंट्स थी उसको थोड़ा सा देखिए। अब आगे चलेंगे। ओपेरेंट कंडीशनिंग, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर, जिसने स्किनर बॉक्स डेवलप किया था। और स्किनर बॉक्स भी जैसे उसके अंदर हंगरी पिजन या माइस रखे उसके एक्सपेरिमेंट थे। किस तरह के एक्सपेरिमेंट थे आपने देखा कि लाइक इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ए लेवर, एक लेवर भी था या जैसे आपके बटन था विच ऑपरेटेड फूड सप्लाई। पीछे से आपने देखा एक डिस्पेंसर लगा हुआ था, उस लेवर को प्रेस करने से फूड की सप्लाई आती थी। When the lever was pressed by the animal, a sample of food was delivered. अंदर हंगरी पिजन जैसे बैठा था उस लेवर को प्रेस करता था तो फूड की सप्लाई आ रही थी। इसी तरह से ये कैसे सीखा? आफ्टर सेवरल एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स। ऐसे नहीं कि उसने जैसे अपनी रीजनिंग या लॉजिक लगाई थी, पर उसको पनिशमेंट भी दे रहा था और इत्तफाकन एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स प्रेसिंग द लेवर, उसने लेवर को प्रेस करना ये सीख लिया। हंगरी पिजन ने लर्न टू प्रेस द लेवर। फिर क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ देयर हंगर, फिर जब भी फ्यूचर में दोबारा से उनको जब भी भूख लगती थी तो उस लेवर को प्रेस करता था और फूड की सप्लाई आती थी। तो उसे हम कहते हैं ओपेरेंट कंडीशनिंग। ओपेरेंट कंडीशनिंग के बाद एक लेटेंट लर्निंग है। लेटेंट लर्निंग की पहले तो छोटी इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर होपफुली आप समझ जाएंगे। लेटेंट लर्निंग का मकसद होता है जैसे आप एक ये मेज है, इससे कहते हैं मेज, इस तरह से जो बलदार रास्ता होता है उसे कहते हैं मेज कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि एक एंड पे जैसे फूड रखा गया था और यहाँ से जो है माइस को रखा गया था। अगर फॉर एग्जाम्पल माइस से पहली बार जैसे कोई गलत रास्ता लेते हैं, जाहिर है एक बार गलत रास्ता लेंगे देन क्या होगा, वो सीख जाएगी कि इसी रास्ते को आगे फॉलो नहीं करना है यकीनन। तो फिर एक बार सीखने के बाद उनको पता चल जाता है कि फूड का रास्ता किस जगह पे है। उसके बाद ये अब जैसे पहली बार भले आप इसको फूड स्टिमुलस भी दें या ना भी दें, पर नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे रेट्स को आप इधर इस पॉइंट पे रखेंगे तो इधर किसी भी दूसरी साइड पे रास्ते पे नहीं जाएंगे। उनको पहले से ही जैसे पता होता है कि रास्ता बाहर निकलने का क्या होता है या आगे जैसे फूड किस जगह पे रखा हुआ है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा शहरों के अंदर जैसे गोडाउन्स वगैरह होते हैं या घरों के अंदर भी आपने देखा होगा जहाँ पे फूड मटेरियल रखा होता है। तो ऐसे माइस वगैरह चूहे वगैरह आते रहते हैं घरों के अंदर, और जैसे घरों के वो मालिक हो उनको हर चीज का पता होता है, पहले से ही पता होता है किस रास्ते से इंटर होना है, किस जगह पे जैसे वो फूड मटेरियल या इनका जो भी लाइक खाने की चीजें वो किस जगह पे रखी हुई है। अगर आप गुस्से से इवन पीछे आप इनके भागेंगे कि आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे मारेंगे, तो यकीनन उससे पहले वो भाग जाते हैं, उनको जैसे पहले से रास्ता जैसे मालूम होता है। तो ये कैसे उन्होंने सीखा है? इन्होंने यानी पहले आते हैं देखते हैं एक बार जैसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे आप जैसे पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, ये भी एक तरह से लेटेंट लर्निंग है। कैसे लेटेंट लर्निंग है? जैसे आप आज जो है ये टॉपिक याद कर रहे हैं सीख रहे हैं, फ्यूचर के अंदर जैसे टेस्ट के अंदर ये सवाल आ जाए तो अपनी लेटेंट लर्निंग को आप यूज करेंगे। लेटेंट लर्निंग को यूज करके और उसके सोल्यूशन तक आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। बिला वजह इधर उधर लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसके सोल्यूशन आपको मालूम होता है कि हाँ इसका जवाब ये होता है। जैसे हम नहीं कहते टू का टेबल होता है, जैसे टू वन जा टू करके नहीं, टू टेन जा ट्वेंटी, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, उतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह से लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने पहले ही इस इंफॉर्मेशन को गैदर किया था, कलेक्ट किया था, इनकारपोरेट कर लिया। और लेटर टाइम्स में, लेटर टाइम की मीनिंग होती है एट द टाइम ऑफ नीड, जरूरत की वक्त पे। जैसे कई और एग्जाम्पल ऐसे हम ले सकते हैं, जैसे कभी कभार हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं पर विंडो शॉपिंग करने जाते हैं। विंडो का मतलब होता है बड़े शॉपिंग सेंटर में देखा कुछ भी नहीं, पर मालूम किया कि कौन सा शॉप किस जगह पे है, किस जगह पे मिलता है, ऐसे देखे विंडोज से वापस आ गए। और नेक्स्ट टाइम वाकई आपको जो है इन चीज़ों की परचेजिंग होती है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको नॉलेज होती है कि फिलहाल शॉप फिलहाल जगह पे है और जाके आप परचेज करके आए। इसी तरह से और भी कई, जैसे आप शहर घूमने जाते हैं, प्लेसेस घूमने जाते हैं, काम आपका कोई भी नहीं होता, जस्ट एक ऐसे ही घूमने गए
और उसके बाद वाकई जैसे आपको जरूरत पड़ती है उस जगह जाने तक, या उस जगह में कोई काम है आपका ऐसा है जो वहाँ पे जाना जरूरी है, तो आपको सब रास्ते मालूम होते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेटेंट लर्निंग को यूज करके आप वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं, या अपना जो भी टास्क होता है फौरन क्विक कर लेते हैं। या जिस तरह से इस तरह से टेररिस्ट वगैरह जो भी होते हैं, तो किसी भी चीज़ को जैसे उनको टारगेट करना होता है, घर की किसी की चोरी या ऑफिस की, तो पहले आते हैं इस तरह से सर्वे करते हैं, आगे पीछे देखते हैं रास्ते कौन से हैं, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज करके देन जो है जो भी अपनी एक्टिविटी करते हैं वो उसे हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। तो इस तरह से लेटेंट लर्निंग सबसे पहले डेफिनेशन है। लेटेंट लर्निंग कहते किसे? एसोसिएट लर्निंग विद पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड इज नॉट रिवार्डेड और पनिश्ड है। एसोसिएटेड लर्निंग है पर आखिर में जैसे रिवार्डेड और पनिशमेंट उसमें उसका जिक्र नहीं है, पर क्या होता है किसी इंफॉर्मेशन को यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन एट द लेटर टाइम। लेटर टाइम की मीनिंग होती है बाद में जब जरूरत पड़ती है तभी इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वरना जैसे पहले वो जस्ट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को, इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग कहते हैं। बट इट इज यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन एट द लेटर टाइम इज कॉल्ड द लेटेंट लर्निंग। इसे हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। जिसमें एक एग्जाम्पल है जैसे रेट्स इलस्ट्रेशन हमने देखी थी, किस तरह से जो है अपने मेज को फाइंड करते हैं, दे फाइंड द मेज। ठीक है, वी इन द अंडरग्राउंड टनल वेरी रिमार्केबल, जैसे आपने नेचुरली देखा होगा जहाँ पे खास तौर पे थर्ड डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर कई जो ऐसे रेड्स वगैरह होते हैं भागते रहते हैं, प्रीडेटर्स को कहते हैं, एक दूसरे के जैसे लड़ाई वगैरह होती है, काफी जैसे एक बोल के फिर चले जाते हैं और देख पता नहीं होते हैं और जाके दूसरी जगह भी निकलते हैं। ठीक है, तो ये कारण उनको ये सब रास्ते मालूम होते हैं। जैसे फिल्मों की स्टोरी होती है ना, जैसे पुलिस लगती है इनके पीछे, तो वो जो छुप जाते हैं गलियों में आगे पीछे जाके पता नहीं किस जगह पे निकल गए, बिकॉज ऑलरेडी दे आर फेमिलियर विद देयर, वो लेटेंट लर्निंग होती है। सो रेट इज द प्लेस इन द मेल एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दिस नेचुरल एबिलिटी दैट वेरी सून फाइंड्स इट्स वे। एक बार जैसे वो सर्वे करके आके देख के आएंगे और पूरी जैसे उसकी जैसे मैपिंग होती है उसके जहन में आ जाती है, और फ्यूचर में जैसे वो जब भी इस्तेमाल करें तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आउट इट्स मेल विदाउट बीइंग रिवार्डेड और पनिश्ड एट द एंड। कोई आखिर में जैसे पनिशमेंट रिवार्ड भी नहीं है, पर जस्ट वो क्या करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। आखिरी जो टाइप है लर्निंग का, जो सबसे हाईली जैसे डेवलप्ड बिहेवियर होता है, सबसे ज्यादा जो बड़ा बिहेवियर जो मोस्ट डेवलप्ड होता है, वो दैट इज द इनसाइट लर्निंग होता है। इनसाइट लर्निंग की मीनिंग होती है रीजनिंग। ये ऐसा बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन और चंद एक दूसरे एनिमल्स हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज चिंपैंजी, उनके पास ये इनसाइट लर्निंग की जैसे एबिलिटी मौजूद है। हर एक एनिमल के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं होती है। एक ऐसी सिचुएशन जो लाइफ टाइम में उन्होंने फर्स्ट टाइम जैसे ऑब्जर्व की है, लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम जैसे उन्होंने ऑब्जर्व की है ऐसी सिचुएशन, पर उसका भी जैसे हल तलाश कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन तलाश कर लेते हैं। तो इस टाइप की लर्निंग को हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग कहते हैं, जिसे रीजनिंग भी कहते हैं। इनसाइट लर्निंग हमेशा नॉलेज बेस्ड होती है, इनसाइट लर्निंग हमेशा स्किल बेस्ड होती है, इनसाइट लर्निंग हमेशा इंटेलिजेंस पे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर अगर खराब होता है या ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड खराब होता है, अगर हम फर्स्ट टाइम ही जैसे खराब हुआ है, तो अगर हम इसको दुरुस्त करवाना चाहें तो किसी कारपेंटर को नहीं बुलाएंगे कि आए आप इस लाइक बोर्ड को ठीक करें। तो जाहिर है इसी फील्ड का कोई पर्सन होगा, इसी फील्ड का कोई टेक्नीशियन होगा जो इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या कंप्यूटर के बारे में उसको नॉलेज है। पता नहीं क्या हुआ है, पर यकीनन जो अपनी इनसाइट लर्निंग को यूज करके कहता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस मसले का हल ये है। डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे, डिपेंड करता है उसकी रीजनिंग पे, उसकी स्किल पे, उसने क्या सीखा था पहले, उसने कितने इसने जैसे ऐसी सिचुएशन उन्होंने यकीनन कोई ना कोई देखी होगी, उसके बाद इस रीजनिंग को इस्तेमाल करके जैसे वो हल तलाश कर लेता है। जैसे ड्राइवर्स होते हैं हाईवेज पे जा रहे होते हैं, कभी कभार ऐसे भी होता है कि दूसरी गाड़ी बहुत ही नजदीक आ जाती है, करीब आ जाती है, उससे बचाना होता है। तो उन्होंने ये ऐसा
करीब आना गाड़ी का या हादसे से बचना वो ड्राइविंग लेसन के दौरान थोड़ी सीखा था। ड्राइविंग लेसन के जब वो उसके चल रहे थे ड्राइविंग के, तब ये उन्होंने बात नहीं सीखी थी, अचानक आ गया। तो जितने लेसन उन्होंने सीखे हैं उनकी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को यूज करके उस सिचुएशन से बचना होता है। उससे ऐसी एडवर्स कंडीशन अगर हो सकती है, अगर थोड़ी सी उसकी गलती या टाइमिंग का फर्क हो जाए, बड़ा हादसा हो सकता है। पर वही इंटेलिजेंट ड्राइवर होते हैं जाहिर, जिनके पास इनसाइट लर्निंग या रीजनिंग की एबिलिटी होगी, अपनी जितनी एबिलिटीज होती है वो इस्तेमाल करते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं, कोई भी डिसाइड करते हैं और किसी भी एक बड़े हादसे से जैसे बच सकते हैं। ये उनकी इनसाइट लर्निंग होती है, उनकी रीजनिंग होती है। ऐसे नहीं है कि जैसे गाड़ी पे आके बेच गया है तो अब हर चीज उसको नॉलेज मिल सकती है। स्टेयरिंग जैसे ड्राइवर बहुत ही ज्यादा होते हैं, पर जैसे कहते हैं कि सिचुएशन में जैसे निकल जाए या अपने आप को बचा ले, तो वो जैसे इनसाइड लर्निंग इसे कहते हैं। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम विदाउट ट्रायल एंड एरर, कोई ट्रायल एरर नहीं है। गाड़ी करीब आ गई, अब ट्रायल एंड एरर क्या करना है, ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर क्या करना है। जैसे कहते हैं ना कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ट्रायल एंड एरर की कोई गुंजाइश नहीं, बस सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मोस्ट डेवलप सबसे बताया डेवलप्ड बिहेवियर यही है जो है इनसाइड लर्निंग। इससे पहले हमने एक सिंपलेस्ट बिहेवियर पढ़ा था जो हैबिचुएशन, और मोस्ट डेवलप्ड बिहेवियर है जो है इनसाइड लर्निंग है। एक एग्जांपल जैसे हमारे बुक में भी मेंशन किया गया है, जैसे लाइक इनसाइड लर्निंग इस तरह से होती है, कोई भी जब कोई होती है, स्किल्ड पर्सन होता है, स्किल्ड पर्सन हुई उस हो सकता है। स्किल्ड पर्सन की दिमाग की बत्ती जैसे कहते हैं जलती है, बाकी पर्सन होते हैं तो उसकी जो बत्ती नहीं जलती है। जिससे अगर किसी की जैसे सर्जरी है या मेडिकल कंडीशन है, सर्जन ही 2-3 बैठेंगे और आके कोई ना कोई एक डिसाइड करेंगे, और हम जैसे पेरेंट उसके कि आप ऐसे करें ऐसे करें, वो तो नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा, वो सर्जन ही डिसाइड करता है। तो जाहिर है अपनी जैसे पहले रीजनिंग होगी, कोई इसकी नॉलेज होगी, स्किल को यूज करके ये इनसाइड लर्निंग काम करती है। ऐसे नहीं है जस्ट फर्स्ट टाइम कोई ऐसी सिचुएशन हुई और आपको कहेंगे इसका हल तलाश करें, ऐसे नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है स्किल्ड पर्सन को, और एक की पास एबिलिटी है और दूसरी जो है चिंपैंजी के पास ये ऐसी एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल एक जैसे लाइक कंडीशन इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे रखा कि बनाना को जो है हैंग कर दिया ऊपर जो है किसी छत पे या हुक पे लगा के, और उसके बाद जैसे इस रूम के अंदर 3 चीजें पड़ी है, 3 चीजें पड़ी है, अगर कोई दूसरा कोई एनिमल होता वो ऐसे हाथ ऊपर कर रहा, उसका हाथ नहीं पहुंचता या जो जो भी है, तो वो कहता कि ये मेरी पहुंच से दूर है और मैं जा रहा हूँ, मेरे पास ये एबिलिटी नहीं है वहां तक पहुंचो। पर चिंपैंजी होगा वो देखेगा राइट लेफ्ट, तो उसको चंद एक बॉक्सेस नजर आए, तो सबसे पहले एक बॉक्स पे जैसे चढ़ा है, तो एक बॉक्स पे चढ़ा है तो पर इसके हाथ जो है यहाँ तक नहीं पहुंच रहे, तो इसने क्या किया कि अच्छा एक बॉक्स से काम नहीं होता है, तो इसने जैसे 2 बॉक्सेस ऐसे रखे, 2 बॉक्सेस रखने के बाद जैसे अभी तक भी जैसे बनाना बहुत ही दूर है, फिर उसने कहा कि अच्छा एक और चीज भी मौजूद है, दैट इज द स्टिक। ये स्टिक भी मौजूद है, 2 बॉक्सेस, और स्टिक की मदद से अब जो है इसने बनाना को नीचे उतार दिया। तो दिस इज कॉल्ड, ये इनसाइट लर्निंग है। ये इसकी एक इनसाइट लर्निंग है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक लर्निंग होती है, जो चिंपैंजी के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, सब जैसे एनिमल्स में ऐसे नहीं। इवन चिंपैंजी टूल्स को भी यूज कर सकता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में एबिलिटी है, दूसरे एनिमल जो है टूल को यूज नहीं करते हैं। जो हमारे यहाँ जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह टूल है, पत्थर है, किसी जगह पे कोई लकड़ी है, उसके इस्तेमाल करके अपने जैसे काम ले रहे हैं, जैसे ये एक छड़ी है, कोई स्टिक है, इसको भी टूल के तौर पे हम लेंगे। ये भी जब जैसे टूल है इनको यूज किया, तो ये सिर्फ एबिलिटी जो है चिंपैंजी के पास होती है। जैसे कई ऐसे जगहों पे देखा गया था चिंपैंजी को, जैसे इनका जो एक शिकार जिनको खाते वगैरह छोटी छोटी चींटियां वगैरह होती हैं, तो वो अगर इसके अंदर मौजूद है, बरोद के अंदर मौजूद है, हाथ तो अंदर इसका नहीं जा सकता है, तो फिर ये रीजनिंग को इस तरह से इस्तेमाल करता है, किसी दरख्त से जाता है, एक लकड़ी ले आता है, पानी में भी डुबोता है और इसके अंदर जैसे करता है, जैसे अंदर पानी जाता है तो जितनी चूंटियां होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। चूंटियों को जमीन से बाहर निकालने का जो तरीका है वो इस चिंपैंजी के पास है। इसी तरह से किन किन जगहों पे जैसे पत्थर से कोई चीजें तोड़ता है, अपनी अपनी जो भी एक सिचुएशन है या कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें इसको जरूरत होती है, तो टूल यूजिंग जो एबिलिटी होती है, टूल यूजिंग एबिलिटी चिंपैंजी के पास है, जो इनसाइट लर्निंग में इनको जो है यकीनन काम आती है। बहुत ही जैसे
इंटेलिजेंट या इंटेलेक्ट जो इसमें यूज होती है, फिर जो जाके वो प्रॉब्लम का कोई हल होता है या सोल्यूशन होती है। इनसाइट लर्निंग के हवाले से एचटीबी बुक की एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें बंचा बनाना को हैंग कर दिया था टू हाई टू रीच, यानी इतना ऊपर जैसे हैंग किया था जिसमें उसका जैसे वो फोर लिम्ब वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, और प्लस में फ्यू बॉक्सेस भी थे उसके अंदर। चिंपैंजी पाइल्ड अप बॉक्सेस, पाइल्ड अप की मीनिंग होती है एक दूसरे के ऊपर रखा, उनका ढेर बनाया, रखने के बाद उन्होंने एक स्टैंड बनाया, स्टैंड बनाने के बाद वो बनाना तक पहुंच गए। तो ये एबिलिटी सिर्फ दूसरे एनिमल में नहीं, जैसे ये चिंपैंजी के अंदर है। तो इस चिंपैंजी ने क्या यूज किया, इस चिंपैंजी ने इनसाइट रीजनिंग जैसे है, इनसाइट लर्निंग या रीजनिंग को इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम का हल निकाला विदाउट ट्रायल एंड एरर, किसी भी ट्रायल एंड एरर के बगैर जैसे ये मसला हल किया, तो इसे हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, किसी भी बुक के हवाले से है, लाइक चंद एक डेफिनेशंस हैं जिसमें वन ऑफ देम इज द बायोलॉजिकल रिदम। रिदम की मीनिंग होती है जैसे एक रेगुलर जैसे पैटर्न से जो एक्टिविटीज होती है इंसान के अंदर या किसी दूसरे एनिमल के अंदर, जो एक्टिविटीज आप रेगुलर इंटरवल से वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे डे लाइट की जैसे स्टार्ट होती है तो हम अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं और देन नाइट सो जाते हैं और देन दोबारा से वही सेम रिपीटेडली सेम एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते रहते हैं। तो सम एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल से, रेगुलर इंटरवल की मीनिंग क्या, जैसे अगर हम बात करें दिन का एग्जाम्पल है, दिन से लेकर रात तक और देन दोबारा से दिन से होकर रात तक, ये सारी रेगुलर एक्टिविटीज है इररेस्पेक्टिव ऑफ सीजन और डे लेंथ। इररेस्पेक्टिव ऑफ सीजन, जैसे सर्दियों की मौसम में भी वही हमारी सेम एक्टिविटीज है, गर्मियों की मौसम में भी वही सेम एक्टिविटीज है। डे लेंथ सर्दियों की मौसम में जैसे कम भी थी, अब डे लेंथ ज्यादा है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डे लेंथ या इररेस्पेक्टिव ऑफ सीजन वही एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं टाइम बायोलॉजी कहते हैं या बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। और ऐसा एक यकीनन जब हम कहते हैं रेगुलर एक्टिविटीज टाइम पे हो रही है, तो यकीनन जैसे अंदर कोई एक बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद है, कोई बॉडी के अंदर एक ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद है जो कहता है कि सुबह हो गई आप जागना चाहिए, आपको रात हो गई है तो अब सोना चाहिए, अब फला एक्टिविटी होनी चाहिए। काफी सारे एनिमल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए, पूरे दिन की एक्टिविटीज जो होती है वो इस टाइम पे क्या करते हैं, तो देन उसका एक जैसे चार्ट भी उनको मिल गया था कि हर एक एनिमल इस टाइम पे क्या करता है, इस टाइम पे क्या करता है, इस तरह से सोता है और नेक्स्ट डे पे भी वो इस टाइम रिपीटेडली एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहता है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो साइंटिस्ट ने कोशिश की है कि लाइक जैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज को जैसे देखा जाए तो दिन की एक्टिविटीज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 बजे, जैसे आप 12 बजे से स्टार्ट लें या कहाँ से स्टार्ट लें, 6 AM से स्टार्ट लेते हैं। 6 AM तो 7:30 पे जो मेलाटोनिन जो है, ये जैसे मेलाटोनिन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाती है। और जिस तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शाम की जैसे 5 बजे होते हैं, ग्रेटेस्ट कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ होती है इंसान के अंदर, मसल स्ट्रेंथ या कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी। हाई ब्लड प्रेशर जैसे इस टाइम पे ज्यादा होता है। इसी तरह से आप देखें मेलाटोनिन की सीक्रेशन रात को जैसे 9 बजे के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ज्यादा 9 बजे, इससे पहले नहीं 9 से जो है स्टार्ट होती है और देन जो सुबह तक जैसे 6 या 7:30 तक जो ये स्टॉप हो जाती है ये मेलाटोनिन की सीक्रेशन। तो इसी तरह से लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर इस टाइम पे होता है। डीप इंसान की स्लीप है जो से रात की जैसे 2 बजे तक होते हैं। तो ये एक दिन का नहीं है, इसी तरह से कई बार मुख्तलिफ इंसानों के अंदर ऐसी जो है क्योंकि रेगुलर एक्टिविटीज है इंसान के अंदर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डे लेंथ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सीजन, ये एक्टिविटीज ऐसी होती रहती है जिससे हम कहते हैं टाइम बायोलॉजी या बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, जिससे कहते हैं टाइम बायोलॉजी और बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। वही सेम जिस तरह से इसी तरह से एक्टिविटीज होती है जैसे रात के 9 बजे पे जैसे मेलाटोनिन की सीक्रेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट लेवल होती है। इसी तरह से जो हर एक की एक्टिविटी है जैसे अलर्टनेस वगैरह, टेस्टोस्टेरोन, मसल स्ट्रेंथ या ये 5 PM पे, तो इस तरह से जो है लाइक जो चार्ट जैसे उन्होंने डिजाइन किया है तो ये रिसर्च बेस्ड चीजें है। डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ऐसी एक्टिविटीज नोट करते हैं, फिर कहते हैं हाँ यही
पूरे सब इंसानों के अंदर ये सेम एक्टिविटीज जो है जैसे रिपीट होती रहती है, जिससे कहते हैं टाइम बायोलॉजी कहते हैं या बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। इस टीबी का नेक्स्ट जो टॉपिक है कि भाई ऐसा होता क्यों है। एक्सटर्नल और इंटरनल रेगुलेटिंग फैक्टर्स हैं द बायोलॉजिकल रिदम can be differentiated into exogenous or endogenous rhythm। एक एक्सटर्नल फैक्टर जिससे लाइट भी एक बहुत ही बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से जैसे आप देखें लाइट लगती है तो मेलाटोनिन की सिक्रीशन जैसे स्टॉप हो रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी रिदमिक एक्टिविटीज होती है। कुछ ऐसे रिदम्स हैं जो दे आर रेगुलेटेड इंटरनली, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल या किरदार नहीं होता। काफी सारे ऐसे रिदम हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल जैसे फैक्टर्स हैं दोनों की कॉम्बिनेशन से रेगुलेट होते हैं। ब्लेंड ऑफ एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस रिदम्स। ब्लेंड की मीनिंग होती है मिक्सचर। काफी सारे ऐसे रिदम होते हैं जो रिदम एक्सोजीनस रिदम और एंडोजीनस रिदम का मिक्सचर भी होता है, वरना जैसे दोनों कंडीशंस मौजूद है। सर्टेन बिहेवियर्स आर रेगुलेटेड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस आर कॉल्ड एक्सोजीनस रिदम, सर्टेन बिहेवियर्स आर एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनल फैक्टर्स कॉल्ड एंडोजीनस रिदम। तो बुक में डेफिनेशन नहीं है पर हम एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि एंडोजीनस रिदम जिसे कहते हैं। ये बुक की डेफिनेशन वगैरह नहीं है। एंडोजीनस रिदम वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग साइकिल है विद इन अवर बॉडी, हमें हो रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के बगैर ही जैसे हो रही हैं। वो बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है। हर इंसान जब पैदा होता है उसके अंदर ये सारे ऐसे सिस्टम मौजूद हैं, वेरियस ऑर्गन्स मौजूद है, उनके अंदर एक्टिविटीज होती रहती है जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई किरदार या रोल नहीं होता है। दे आर रेगुलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऐसे एंडोजीनस रिदम होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी चंद एक एग्जांपल, ये सर्केडियन रिदम है, ये होता रहता है, बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन होता रहता है। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल मंथली जैसे साइकिल होता है। तो ये सारे एंडोजीनस रिदम है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे रिदम होते हैं जिनमें जैसे यकीनन किसी एक्सटर्नल फैक्टर का बहुत ही बड़ा किरदार होता है, जिसे कहते हैं एक्सोजीनस रिदम कहते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड, ये एक्सटर्नल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं। जो नेचुरल जैसे सर्केडियन रिदम होता है उसके ऊपर जैसे यकीनन जैसे ऐसे फैक्टर्स का असर होता है, जैसे एक्सपोजर टू लाइट है या टेम्परेचर है, एक्सपोजर टू एम्बियंट नॉइज। एम्बियंट नॉइज जो होता है बैकग्राउंड साउंड जैसे होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी आप एक बिजी रेलवे स्टेशन पे जाए या बिजी एक एयरपोर्ट पे जाए या किसी एक हैवी मशीनरी वाली कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री एक दो दिन जाएंगे तो घर वापस आएंगे तब भी आपके कानों के अंदर जैसे उसकी आवाजें आ रही होती है। तो यकीनन ये क्या हुआ, आपके बिहेवियर पे जो है बहुत ही जरा ज्यादा ही इफेक्ट हुआ है यार। जैसे एक लॉन्ग रूट की जर्नी होती है ट्रेन की, अगर कोई करे तो यकीनन 2 दिनों तक उसके कानों के अंदर ऐसी आवाजें आती रहती है। तो ये एम्बियंट नॉइज है, ये भी जैसे हमारे लाइक जैसे एक्टिविटीज है या बिहेवियर है उसमें भी असरअंदाज होता है। रेगुलर डाइट है, जैसे अगर डाइट जैसे हम कहते हैं अच्छी मिलती है, आपकी पसंद की मिलती है, न्यूट्रिशियस है तो हेल्दी होते हैं, काम भी अच्छा आप कर लेते हैं। अगर डाइट खराब मिले, हॉस्टल के अंदर पारूथा खाना मिले तो आप यकीनन कहेंगे कि यार बेजार हो गए, भागो यार, दिल ही नहीं चाह रहा है, पढ़ना है क्या है। तो डाइट का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। शादियों के अंदर बेहतरीन डिशेज जैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है, सब आप दुआएं करें उसको जो कि हाँ बहुत ही अच्छा खाना, खाना भी एक अच्छा फैक्टर होता है। ठीक है ना। आप जैसे सिलेक्शन आपकी मेडिकल में होती है, मिठाई खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं, तो यानी पॉजिटिव साइन होती है। तो डाइट का भी एक जैसे बहुत बड़ा किरदार होता है, रेगुलर डाइट्स होती है। ठीक है ना। और ये भात सही ना खा रहा है क्यों केड़ा कावड़ जो केतरा मन वापस से गाड़ी में बूटियों को ने फलाणों को ने बिरयानी को मिली, मिठो खाधा डिशेज को मिलिया कंदा आहिनि, गीला कंदा आहिनि न कोन। हमरा जेको आहे 6 कलाक ड्राइव करे गाॾी में अॻियां मिलियो कुझु कोन, वापसि ईंदो तारी तारी रेडी कंदो न। हाँ 6 कलाक असां पंधु करे वियासीं, खाधो ई कोन मिलियो। ईअं न, मिर्चूं घणियूं, लूणु घणो, ही पाणी घणो, फलाणो चवंदा आहिनि न, कोन चवंदा। हाँ। तो डाइट का भी बहुत ही बड़ा किरदार होता है। डिफरेंट टाइम जोन है, इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। जैसे हमने पढ़ा था हार्मोन्स के हवाले से, आपको याद होगा मेलाटोनिन हार्मोन। कनाडा और यूएसए का टाइम जोन और हमारे पाकिस्तान टाइम जोन कितना बड़ा फर्क होता है, इसका भी जैसे असर होता है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी को कोई ऐसी लाइक अनहोनी सिचुएशन से गुजरा है, कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन जैसे ऐसी हुई है, तो उसका भी जैसे बहुत ही बड़ा असर होता है।
इंजरीज होती है, हादसा होते हैं, तो उनका भी जैसे एक्सटर्नल फैक्टर हादसा होते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस होती है, जैसे आपके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी स्ट्रेस है, रेगुलर क्लास चल रहे हैं, रेगुलर कोचिंग चल रही है, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, एंट्री टेस्ट की क्लास चल रहे हैं और एंट्री टेस्ट की जीटी भी चल रही है, तो कितना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है। ऑक्यूपेशन आपका है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो इसका भी जैसे रिदमिक एक्टिविटी है, अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उन पे जो है बहुत ही बड़ा असर होता है इन स्ट्रेस का। जैसे ऐसे ऐसी बात नहीं है कि आप जो हॉस्टल से उठ के इधर आए और इधर वापस चले गए, आप अंडर एक स्ट्रेस है, अंडर स्ट्रेस है। प्लस में जब टेस्ट में स्कोर भी जैसे अगर थोड़ा बहुत कम आता है तो फिर और भी ज्यादा स्ट्रेस जैसे कहते हैं बढ़ जाता है, बिकॉज आपके जो पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं कि क्या किया आपने, इतना स्कोर आया है, ठीक है। बहरहाल व्हाट्सओ कोई भी रीजन होता है, ये सब जो है एक्सटर्नल या एक्सोजीनस रिदम होते हैं, ये सब एक्सोजीनस रिदम होते हैं। एसटीबी पे आते हैं वापस। एक्सोजीनस रिदम्स, एक्सोजीनस रिदम आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल चेंजेस। कौन सी चेंजेस? एक्सटर्नल चेंजेस, जैसे 24 आवर्स ऑफ लाइट एंड डार्क। जैसे 24 आवर्स के अंदर आपने देखा है एक टाइम ऐसा होता है जिसमें सनलाइट होती है तो उसकी एक्टिविटी हर एक एनिमल की अलग होती है, और डार्कनेस पे जैसे उसकी एक्टिविटी अलग होती है। जैसे इंसान के हवाले से अगर देखा जाए, नेचुरल जो जितने भी बाई नेचर इंसान जो है उसको डे लेंथ में अपने लाइफ सारे काम करे, जो उसका जॉब है, प्रोफेशन है, उसकी सारी जैसे वर्किंग है वो डे लाइट में होनी चाहिए। नाइट कुदरत ने जस्ट आपके आराम के लिए, स्लीप के लिए दिया है। वो अलग चीज है कि हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो पढ़ रहे होते हैं, बुक पढ़ रहे होते हैं, फेसबुक पढ़ रहे होते हैं, वो अलग चीज है। अदरवाइज जैसे वरना जो है एक नेचुरल सेटअप जो होता है, नेचुरल सेटअप होता है वो उसके अंदर जैसे नाइट इज फॉर द रेस्ट। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। जैसे एक लाइट है, टेम्परेचर है, फूड है, यकीनन जब इनकी इनपुट होगी जैसे लाइट की मिकदार है या कंसंट्रेशन कभी भी एक जैसी नहीं होती है, कम ज्यादा होती रहती है। टेम्परेचर भी कम ज्यादा होता रहता है। फूड कभी अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है। तो यानी इनकी सबकी जैसे यहाँ पे बॉडी के अंदर एक ऑसिलेटर मौजूद है, एक सर्किडियन क्लॉक मौजूद है, और इनका इफेक्ट जो है वेरियस फॉर्म्स में जैसे होता है। बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है ना तो वो उसको वेरियस फॉर्म में करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड अच्छा नहीं मिलता है, आप उसी में आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो यकीनन ये फूड फैक्टर था ना, इसकी वजह से ये हो गया, ठीक है ना। घर पे आप नौजवान होते हैं, अम्मी जो खाना पका के देती है, थोड़ी सी नमक वगैरह वगैरह ज्यादा होती है तो आप देखते नहीं है, ऐसे वापस दे देते कि ले जाए, हम नहीं खाते, नाराज हो गए। इसी तरह से जो लाइट की फैक्टर की वजह से जैसे मेलाटोनिन की सिक्रीशन आप देख रहे हैं, लाइट लगती है तो मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, डार्कनेस में ज्यादा होती है। और आपको पता है कि आप मेलाटोनिन क्या करता है, यू नो वेरी वेल, वो सब बॉडी के ऊपर जो है रेस्पॉन्स की सूरत में वो जाहिर होती है। मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है, नींद आ गई। लाइट लग रही थी, मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा था, लाइट बंद हुई, मेलाटोनिन रिलीज हुआ, और बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ, बॉडी के इफेक्ट ये हुआ कि हम सो गए। पर नेचर ने हमारा जो बिल्ट इन सेटअप ऐसा रखा है कि इसके अंदर थोड़ी सी ओसिलेटिंग मैकेनिज्म मौजूद है। ऐसे नहीं है कि ये अगर एक्सटर्नल फैक्टर आज आपका फेवरेबल नहीं है तो यानी इंसान की जैसे सर्वाइवल नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा। यकीनन बिहेवियर पे असरअंदाज कुछ चीजें होती हैं, बिहेवियर पे चेंजेस आती हैं, पर जैसे ये ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये ऑक्सीजन थी आज नहीं मिली और पर्सन का डेथ हो गया, ऐसा फैक्टर नहीं है। यकीनन इसके अंदर बॉडी के अंदर एक फ्लक्चुएटिंग सिस्टम मौजूद है, एक ओसिलेटिंग सिस्टम मौजूद है, और ये बॉडी का ऑसिलेटर जो अंदर जो सेट है, ऑसिलेशंस जो सेट होती है कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर कभी कम हो या ज्यादा हो तो उसका जो इतना बड़ा बॉडी पे जो है असर ना हो, ऐसी ऑसिलेशंस अंदर मौजूद होती है। यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लाइट के हवाले से अगर आप देखेंगे, जस्ट लाइट का जो सिग्नल होता है बहुत ही ज्यादा इस तरह से बिहेवियरल चेंजेस का सबब बनता है। लाइट, मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन तो देन आपको पता है ना, जैसे टाइम जोन का फर्क हुआ, इंसान खाना भी नहीं खा सकता है, और इसी तरह से खाना नहीं खा सकता, एक्टिविटी भी नहीं होगी, और जाहिर है एक बीमारी इसी जैसी अलामत जाहिर होगी अगर आप टाइम जोन चेंज करेंगे। सोशल इंटरेक्शन भी आप वहीं पे नहीं कर सकते, जस्ट एक लाइट फैक्टर की वजह से। तो इसी तरह से जो हर एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं असरअंदाज तो जरूर होते हैं, ऐसी नहीं है
कि ये ऑक्सीजन भी नहीं मिली तो पर्सन का डेथ हो गया। फ्लक्चुएशन का एक लाइफ सिस्टम मौजूद है, कभी चीजें कम भी होगी, कभी चीजें ज्यादा भी होगी, पर जैसे असर जरूर होता है इनका बिहेवियर पे। On the other hand, endogenous rhythms are controlled by biochemical and physiological changes within an organism. जैसे एक हमने पहले जो एक जैसे साइकिल देखा था कि अल्डोस्टेरोन कब रिलीज हो रहा है, जैसे कार्टिसोल कब रिलीज हो रहा है, तो वो तो टोटली एंडोजिनस थे। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से हमने बात की थी, तो वो तो हार्मोन तो टोटली जैसे हार्मोनल रेगुलेटेड होते हैं, हर हार्मोन अपने टाइम पे रिलीज होता है। तो इसी तरह से एंडोजीनस रिदम आर कंट्रोल्ड बाय बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी। जैसे हम चैप्टर 4 के अंदर जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आप आसानी से समझ सकते हैं अगर दूसरे बिहेवियर आप ना समझें। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर कैसे भी हो, लाइट कम हो, लाइट ज्यादा हो, या जैसे टेम्परेचर चाहे जितना हो, तो पर वो रिदम ऐसे होते रहते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिदम आर सीन टू बी ब्लेंड ऑफ बोथ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। ब्लेंड की मीनिंग होती है मिक्सचर। काफी सारे ऐसे रिदम है जो एंडोजीनस और एक्सोजीनस रिदम का मिक्सचर होते हैं। चंद एक एग्जांपल हमारे बुक में मेंशन किए गए हैं ऐसे, लाइक एक जैसे ब्रीडिंग सीजन भी है, आपने देखा होगा कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मेल फीमेल एनिमल दे लिव टुगेदर बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। एक साथ रहते हैं पर उनके अंदर जैसे रिप्रोडक्शन नहीं होती है, एक खास टाइम होता है, सीजन होती है, उसी के अंदर उनकी ब्रीडिंग होती है। जैसे आप देखते रहते हैं गोट्स हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मेल फीमेल एनिमल दे लिव टुगेदर, पर उनकी एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर ब्रीडिंग होती है। तो ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं ब्रीडिंग सीजन बिहेवियर। मेनी एनिमल्स डू नॉट ब्रीड ऑल द ईयर, पर जैसे वो एक सर्टेन सीजन के अंदर उनकी रिप्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम थर्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो थर्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल जिसमें गोट्स की जब ब्रीडिंग सीजन आती है, तो ऐसी सीजन होती है जिसके अंदर जैसे थोड़ी बारिशें भी हो, बारिशें हो तो उनकी मदर से उनको चरने के लिए खाना भी चाहिए, वो उनके पास खाना मिलेगा तो बच्चों को मिल्क दे सकेंगे, तो आगे उनकी सर्वाइवल भी होगी। तो कुदरती एक ऐसा निजाम हर एक एनिमल का रखा गया है कि ब्रीडिंग ऐसी सीजन में हो कि फ्यूचर में जो उनके जो यंग वन बने उनके लिए कोई एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन ना हो, ताकि उसमें ये जो सर्वाइव भी ना कर सके और उनको जो फूड भी मिलता रहे। तो ऐसा जो बिहेवियर डेवलप हुआ है, ऐसा जो टाइम इनके अंदर जो सेट हुआ है, एवोल्यूशन या जो साइंटिस्ट बताते हैं, तो इसको भी कई साल लगे होंगे तब जाके ये जो बिहेवियर डेवलप हुआ होगा। दे प्रोड्यूस यंग वन इन द सीजन फेवरेबल फॉर द रियरिंग एंड फीडिंग, कि आपने बच्चों को जैसे फीड भी कर सके और उनकी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन भी ना हो, उसके अंदर जैसे उनकी सर्वाइवल हो। बस दो एक बिहेवियर है। एनुअल रिदमिक बिहेवियर है दूसरी कंडीशन, जिसमें बाइनुअल माइग्रेशन। बाइनुअल माइग्रेशन का मतलब ये होता है जैसे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो साल में जैसे 2 बार होते हैं, या एक ऐसा इवेंट होता है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स होता है, तो उसे हम कहते हैं बाइनुअल कहते हैं। एक जैसे आपके एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, साल में एक बार होता है। बाइनुअल एग्जामिनेशन अगर हो तो 2 सालों के बाद एक एग्जाम्पल हो एग्जाम होगा तो उसे बाइनुअल कहेंगे। या ऐसी सिचुएशन जब साल में 2 बार एक्टिविटी हो तो उसे भी हम कहते हैं बाइनुअल कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड बाइनुअल। तो जैसे सामू और ईल फिश हैं, दोनों फिशेस के टाइप्स हैं, पर ये माइग्रेट करती रहती है हजारों किलोमीटर समंदर के अंदर और सी वाटर और फ्रेश वाटर के दरमियान माइग्रेट करती है। क्यों माइग्रेट करती है, जैसे अभी हमने माइग्रेशन का रीजन देखा कि एक उनकी रिप्रोडक्शन होती है, दूसरा सर्वाइवल होता है, खुशी से जैसे घूमने फिरने नहीं, हर साल इस तरह से जो माइग्रेशन होती है, बिकॉज उस जगह पे सर्वाइवल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उनको जगह चेंज करनी होती है, उनकी रिप्रोडक्शन उनकी करनी होती है, अपना नस्ल बढ़ाना होता है। नस्ल के लिए भी जैसे कि फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तभी जो है ये माइग्रेट करते रहते हैं, और ये बिहेवियर डेवलप होने में भी इनको कई साल लगे होते हैं। इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में भी आखिर में जैसे आपने देखा होगा रेनी, जैसे अभी जो सर्दियों का मौसम गुजरा है, तो इसमें कई माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया रशिया से उड़ के आते हैं, यहाँ से होते हुए यहाँ तक पाकिस्तान तक पहुंचते हैं, देन वापस बलूचिस्तान एंड ईरान, और देन आगे जो है वापस जैसे अपनी असली जगह तक चले जाते हैं। इसी तरह से हर साल ये रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे जो है बाइनुअल माइग्रेशन भी एक जैसे रिदमिक एक्टिविटीज है। उसके बाद जैसे फर्दर 2-3 और डेफिनेशन, जैसे एक होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रेपस्क्यूलर, ये जो है सर्केडियन रिदम है। क्रेपस्क्यूलर ऐसे एनिमल्स जो 2 टाइम पे एक्टिव होते हैं, एट द टाइम ऑफ डाउन एंड डस्क,
बाकी दिन में जैसे एक्टिव नहीं होते उन एनिमल्स को हम कहते हैं क्रिपस्क्यूलर। जैसे अगर डियर का एग्जाम्पल लिया जाए, डियर जैसे आपको पता है कि उसके प्रीडेटर भी ज्यादा होते हैं, तो डियर की कोशिश ये होती है, डियर की कोशिश ये होती है कि ऐसे टाइम पे आए जब जहाँ पे कोई प्रीडेटर वगैरह ना हो, थोड़ी देर में बस खाना खा के देन छुप जाना हो। तो ये बिहेवियर इस तरह से डेवलप हुआ है क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स से। दूसरे एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे नॉकटर्नल एनिमल, सिर्फ नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। जैसे थर्ड डेजर्ट के अंदर आपने एक हेज हॉग देखा होगा, कांटों वाला, रात के वक्त जैसे निकलता है, आउल जो रात के वक्त निकलता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल। डायरिनल एनिमल जैसे मोस्टली बर्ड्स और मैमल्स की जो नेचर है वो डायरिनल इन नेचर है। इवन ह्यूमन बीइंग खुद जो है वो डायरिनल इन नेचर है। रात के वक्त अगर हम जागे या जाब नेचर है, चौकीदारी करनी है, या कोई एक जैसे फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट है तो उसको नाइट की ड्यूटी करनी है, या एयरपोर्ट की ड्यूटी है, तो वो अलग चीज है। अदरवाइज नेचुरल सेटअप या बिल्ट इन सेटअप है, बाई नेचर इंसान जो है वो डायरिनल इन नेचर है, डायरिनल इन नेचर है। पर एक एक्सपेरिमेंट जैसे आखिरी लाइन है, एक एक्सपेरिमेंट जैसे किया गया था कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर से दूर इंसान को ले जाए और देन वहां पे रखा जाए, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो, तो बिहेवियर में कितनी चेंज आ सकती है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि 25 आवर्स का रिदम हुआ था, जो एक सही मॉडल नहीं है, उसको अब साइंटिस्ट ने रद्द कर दिया, ये मॉडल ठीक नहीं है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जीटी होगी ना उसका सिलेबस, नेक्स्ट जीटी का जो सिलेबस होगा, अब चैप्टर 3 के अंदर जितने आपने टॉपिक पढ़े हैं या जितनी आपने टेस्ट दी है ना, इसको आप माइनस कर देंगे, बाकी जो कुछ भी है ना वो जीटी का सिलेबस है। फिर आप नेक्स्ट सवाल पूछेंगे जीटी का सिलेबस क्या है। कितना दिन में बंद हो बनना पड़ेगा।